नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपके सामने हमारे पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, पंजाब के पीसीसी प्रेसिडेंट राजा वड़िंग जी, पंजाब के हमारे सीएलपी लीडर बाजवा साहब प्रताप सिंह जी और हमारे विशेष मेहमान तो अब नहीं रहे, अब तो हमारे साथ आ गए धर्मवीर गांधी जी। जिनके नाम में गांधी हो उनके विषय में उससे ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये पूर्व सांसद हैं, आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। मैं आगे की कार्रवाई देवेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय में अपने विचार भी रखें और आपको और भी बताएं कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं। नहीं, वो धर्मवीर जी बता देंगे। आप थोड़ा सा नाम फिर ये। नमस्कार साथियों, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में पूर्व सांसद, एक बहुत ही जाने माने शिक्षाविद, कार्डियोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले पटियाला के पूर्व सांसद आदरणीय धर्मवीर गांधी जी अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ सम्मिलित होने के लिए आज यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेड ऑफिस पहुँचे हैं। मैं भाई राजा वड़िंग जी, आदरणीय सीएलपी लीडर बाजवा जी, भाई पवन जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी में विधिवत रूप से आदरणीय धर्मवीर गांधी जी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मवीर जी पटियाला से 2014 में माननीय सांसद के रूप में जो वहां पर परनीत कौर जी चुनाव लड़ी थी, उनके अगेंस्ट लड़कर एक अच्छे मार्जिन से उस समय सीट जीती थी। 2016 में आम आदमी पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी बनाकर 2017 में कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी का गठन किया। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक सोच के साथ, जो सभी को साथ लेकर चलने की, एक सुचिता की राजनीति करने की हमेशा जो पक्षधर रही है, आज धर्मवीर गांधी जी उसी सुचिता के रास्ते पर अपने विचारों को साथ रखकर वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं विधिवत रूप से आदरणीय धर्मवीर गांधी जी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। मैं अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजा वड़िंग जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आपको दो शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि गांधी जी ने आज फैसला किया है कि पार्टी से जुड़ने का, बल्कि पूरी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज करने का। मैं इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जिस प्रकार की देश के अंदर राजनीति चल रही है, रोजाना जिस प्रकार का लालच और जिस प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर, तमाम लोगों, कोई एक्स एमपी है, चाहे कोई एक्स एमएलए है, चाहे कोई चेयरमैन है, और जिस प्रकार की राजनीति का दबाव है आज देश में कि ताकतवर लोग और सरकारें जिस प्रकार से लोगों को डरा धमका कर और किस किस तरीके, नए नए तरीके अपनाकर अपनी तरफ लेके जा रही है, आपने देखा ही है। रोजाना कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी लोकल एजेंसीज। लेकिन उस दौर के अंदर
ठीक कहा पवन जी ने, जिनका नाम गांधी हो, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उस दौर में किसी ऐसे व्यक्ति ने जो एक्स एमपी हैं और जो जिनका डॉक्टरी पेशा है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, तो मैं समझता हूं इससे खुशी की बात हमें हो नहीं सकती। मैं दिल की गहराइयों से पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। मैं हमारे सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आपको और भी बताएंगे कि और कौन कौन इनके साथ आ रहे हैं। माइक वो वाला नहीं है क्या आपके पास? लाइए वो दीजिए, ये छोड़िए, मैं आपको दूसरा माइक। बार बार माइकों को मत करवाया करो। बहुत ही सत्कारयोग खेड़ा जी, हमारे पार्टी के स्टेट इंचार्ज देवेंद्र यादव जी, प्रदेश कांग्रेस प्रधान छोटे भाई राजा वड़िंग जी, विशेष तौर पर इधर जैसे पुरानी एक बात कही जाती है कि आप घर आए हमारे खुदा की रहमत, कभी हम आपको कभी घर को देखते हैं। सो गांधी साहब का आना बहुत बड़ा वेलकम है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जो कांग्रेस से दूर हो चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इकट्ठी हो रही। गांधी जी का आना बहुत शुभ संकेत है हमारी जमात के लिए और सारे देश की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए। इधर अकेले गांधी साहब ही नहीं, इनके साथ मेरे छोटे भाई सर यशपाल सिंह जौड़ा माजरा जी राइट पर बैठे हुए हैं। ये बहुत अहम किसान लीडर हैं पंजाब के। किसान मोर्चे में एक अहम भूमिका निभाई इन्होंने। इनके साथ एडवोकेट हरमीत कौर बराड़ जी हैं, नरेंद्र संधू साहब हैं, प्रोफेसर साहब, सुमित पुल्लर साहब हैं, अमर टोलेवाल साहब हैं, और भी बहुत सारे साथी आज आए हैं। और आते दिनों में पंजाब के बहुत बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, जिनकी बहुत एक अपनी छवि है पंजाब में, वो आहिस्ता आहिस्ता सीरीज में, क्योंकि ये जो एक भारत जोड़ो का, मैं ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, अचानक ये नहीं आए। ये तो ऐसे आइडियोलॉग हैं जिनको राजी करना ओवरनाइट नहीं होने वाले थे। बहुत देर से हमारे से इनकी राय अलग हो चुकी थी, मगर जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो का कन्याकुमारी से कश्मीर की शुरुआत की है, बहुत सारे वो लोग जो समझते थे कि डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है, तब 2 दिन लगातार कन्याकुमारी से जब उनकी यात्रा शुरू हुई बाय फुट, 2 दिन गांधी साहब उस यात्रा में रहे। बहुत लंबा अरसा इनकी चर्चा हमारे बहुत सारे साथियों से हो रही थी। सारे पंजाब में ये बात थी कि अगर अच्छे लोग, सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग, और ये पेशे से निरे डॉक्टरी नहीं है, एक दफ़ा मैं इनके वहाँ खुद घर गया हूँ, 350 से 400 मरीज का इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, हर चीज़ फ्री करने वाले ऐसे जो लोग हैं, जिनके मन में ये बात है कि ईमानदारी से इस देश को मजबूत रखना है, तो हमारे साथ आए, इनके साथी आए हैं। मैं इनको वेलकम करता हूँ। बहुत बड़ी ताकत हमारी सारी इस मूवमेंट को मिलेगी। कल भी आपने देखा जैसे सारा इंडिया ब्लॉक इकट्ठा हुआ है, तो इनके आने से एक बहुत बड़ी ताकत हमें मिल रही है। हम इनको वेलकम करते हैं।
खड़े हो जाएं सब, चलिए सब खड़े हो जाते हैं। पत्रकार साथियों और मंच पे विराजमान हमारे बहुत ही माननीय पवन खेड़ा जी, पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग जी और पंजाब सीएलपी के लीडर प्रताप सिंह बाजवा साहब और बहुत से और महानुभाव जो मेरे साथ पंजाब से आए हैं, जिनमें एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। और सच में और मैं सबसे पहले बाजवा साहब और पंजाब के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें इस परिसर में आकर एक महान पार्टी को, एक ऐसी पार्टी जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भारी योगदान दिया और बाद में नए भारत के निर्माण में पंडित नेहरू जी की जो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी, साइंटिफिक टेम्पर था, जो उन्होंने जो हर क्षेत्र में जो हिंदुस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाया, उनको मजबूत किया, आर्थिक प्रगति की और देश में एक नई ऊर्जा आज़ादी के बाद पैदा की। तो इस परिसर में आकर हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर गांधी है। गांव से आए थे, जो गांव की संवेदनाएं थी वो साथ लेके आए थे, मेडिकल कॉलेज में आए, डॉक्टर बने। विद्यार्थी जीवन से मैं सक्रिय राजनीति में चला गया। मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और यहाँ तक कि एमरजेंसी जब मेरा फाइनल ईयर था तो उस वक्त मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो जेल से छूटकर एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, फिर कार्डियोलॉजी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर रिटायर हुआ गवर्नमेंट मेडिकल पटियाला से। जब कुछ अंदर आग होती है ना, तो जब भी समाज में हिलजुल होती है तो आपका जो दिल है, जो जिसके दिल में आग है, वो आग बाहर निकलती है, वो धधकती है वो। और जब 2011-12-13 में जो अन्ना आंदोलन चला, तो मेरे को ऐसे लगा कि जब सारी दुनिया सड़कों पे है, हवा का एक नया ठंडा झोंका आया है, देश बदल रहा है, समाज बदलेंगे, देश बदलेंगे, नई राजनीति करेंगे, एक लोगों की बात करेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी, स्वराज होगा और एक नई राजनीति शुरू होगी, पारदर्शी राजनीति का युग आया है। तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके आई जस्ट ज्वाइंड द पार्टी, आम आदमी पार्टी। पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि आम आदमी पार्टी इज़ नॉट द पार्टी ऑफ माई आइडियल्स। ये मेरे आदर्श की पार्टी नहीं है। जो जहाँ चला है, जैसे चल रहा है, जिस तरह पार्टी चल रही है, कांग्रेस में तो किसी बाकी पार्टी में तो जो हाई कमांड कल्चर या वीआईपी कल्चर आने में दशकों लगे हैं, डिकेड्स लगे हैं, और यहाँ तो 2-3 साल में वो जलवा देख गया, 2 साल में जलवा देख गया। तो मैं आई सेड गुड भाई, मैं 14 में इलेक्ट हुआ और 15 फरवरी में मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहा, अपना डॉक्टर के तौर पर भी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी। आज जब राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो क्योंकि मैं खुद राजनीतिक तौर पर मेरे में भी हलचल चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने देखा कि आज ये साधारण समय नहीं है, ये असाधारण समय है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। और इस समय जिस आदमी के दिल में जमहूरियत धधकती है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति आदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस हैं, उसके लिए उसके मन में एक उसके साथ रहना चाहता है। और जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनकी जो आज़ादी है उसको बरकरार देखना चाहता है और देश में सामाजिक न्याय की बात वो देखना चाहता है। तो ऐसे समय में जब ये सब कुछ खतरे में हो और जब 2024 ना तो ये ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और ना 2024 का इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन है, देश का इतिहास लिखे जाने वाला है। देश ने किधर जाना है, कौन सी दिशा अख्तियार करनी है, किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। तो ऐसे समय में हम मेरे जैसे लोगों के लिए, जो जब से जवानी में पैर रखा है तब से ही वो एक सोच में सोचते रहे हैं, तो चुप रहना, साइड्स ना लेना, या
ठीक साइड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई वॉन्ट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन दिस इन 2024 इन द कमिंग इलेक्शंस। मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस, दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस। और जो देश की हालत है तो उसमें आप सब जानते हैं किस तरह जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसका जो बोलबाला है, जैसे देश को बांटा जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें दो स्लोगन जो जिसने सबसे मुझे प्रभावित किया वो था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा था डरो मत, जो देश में दहशत का डर का एक वातावरण पैदा किया था इस पर मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने, मौजूदा निजाम ने। जो देश सहमा हुआ देश था, सहमा हुआ विपक्ष था, आम लोग सहमे हुए थे, उसको जो नारा दिया डरो मत, इट अफेक्टेड मी रियली। और सच में लोगों ने डरना बंद कर दिया मौजूदा सत्ता से। तो ये दो तीन बातें थी। तो व्हेन जब राहुल जी ने जब कॉल दिया आई रीच कन्याकुमारी, स्टेड देयर फॉर 2 days, फिर मैंने पंजाब में ज्वाइन किया, देन मैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ 3 दिन रहा मैं कश्मीर में। आई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई वाज इमोशनली फिजिकली एसोसिएटेड विद भारत जोड़ो यात्रा एंड देन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। द पार्टी, देखो बात यह है, मैंने पहले भी कहा है कि इस दौर में आपके सामने है गांधी साहब, उन्होंने अपनी भावनाएं ये भी कहा कि मैं जरूरी नहीं है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। कोई व्यक्ति इस जमाने में और ज्वाइनिंग करने के समय, आज आपने देखा होगा कि रात को कुछ लोग ज्वाइनिंग करते हैं और सुबह बीजेपी की टिकट ले लेते हैं, और जिस प्रकार से उनको लाया जाता है वो भी आप जानते हैं। और जिन भावनाओं के साथ गांधी जी ने कहा है, मेरे को लगता है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी, ऐसे नए पंजाब की। और ऐसे मेरे को गांधी साहब से हम लोग पंजाब, मैं नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरित थे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जो काम करने का तरीका, लोगों से आने जाने का तरीका, जिस तरीके से वो सोशल वर्क करते हैं और ना कुछ चाहते हुए, दैट्स अ वेरी आई थिंक अच्छी बात। और मेरे को लगता है कि इनके आने से पार्टी में बहुत और मजबूती आएगी, लोग ये समझेंगे। लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप लोग बोलते आए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी की लाई हुई एक स्कीम है। तमिलनाडु के एक चैनल में प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही ये चल पाया है पता कि इनकम ऑफ सोर्स यानी कि किसको कितना पैसा मिल रहा है और कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। आज बोल रहे हैं, अदालत में इनके अधिकारी खड़े होकर कितनी कोशिश की कि ये सूचना बाहर नहीं आए। अगर इतना ही पारदर्शिता के हिमायती हैं, इतनी बड़ी वकालत कर रहे हैं आज पारदर्शिता की, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट की वजह से इसको बाहर आना पड़ा? खुद ही बाहर कर देते। इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर पारदर्शी हों, यह किसने निर्णय लिया था? इन्हीं की सरकार ने लिया था। अब जब पोल खुल रही है, शेल कंपनीज की पोल खुल रही है, किस कंपनी के यहां ईडी भेजी और फिर हफ्ता वसूली की, यह लिस्ट सामने आ रही है। अब चले हैं सफाइयां देने। प्रधानमंत्री की किसी भी बात पर अब देश का एक भी बच्चा भी अब यकीन नहीं करता। यह अफसोस की बात है, उन्हें खुद इस बात पे अफसोस होना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने अपनी छवि के साथ क्या कर दिया कि आज देश का बच्चा बच्चा बोलता है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो झूठ है। 10 साल शासन में रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आज इस मुद्दे को क्यों उठाया है, इस पर आपका जवाब इस सर। 10 साल और सर में- एक और छोटा सवाल गांधी सर से। गांधी सर, आज जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तो आपके दिमाग में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ध्यान नहीं आया? नहीं आया, आएगा भी तो इट डजंट मैटर। देखिए, मेरे को बिल्कुल नहीं आया। जिंदगी में जीना काहे के लिए है? अगर इन बातों से डर के सच नहीं बोलना, जो हिस्टोरिकल टास्क है, जो एक इंटेलेक्चुअल को निभाना चाहिए, जो एक नागरिक को निभाना चाहिए। मेरे को पिछले 70 साल में नागरिक से वोटर बना दिया गया है। आई एम ए सिटीजन, आई हैव द स्पिरिट टू हैव द राइट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड फॉर माई चिल्ड्रन। तो वो भावना अगर आएगी ना तो क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे, केस देशद्रोह का मुकदमा चला लेंगे। मैं 75 साल का हूं, तो 5 साल जिंदगी है, लग जाएगी। हाउ डज इट मैटर? प्रधानमंत्री होमवर्क करके आते नहीं है। इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक आरटीआई हुई,
वो आरटीआई में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि ना कोई जमीन श्रीलंका को दी, ना उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया। और बेचारे जयशंकर जी, अब उनको मजबूरी है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। जरा कोई जयशंकर जी से पलट के पूछ ले कि साहब आप तो चीन के एम्बेसडर रहे हुए हो, क्या हो रहा है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, क्यों नहीं जवाब देते? क्या किया इन लोगों ने? बात चीन की हो रही है, चले गए श्रीलंका। न भूगोल की जानकारी, न इतिहास की जानकारी, न होमवर्क करते हैं, चले आते हैं साहब, कभी जो मुंह उठा के कुछ बोल देंगे और लोग मान जाएंगे। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह से हल्की बातें करना। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। माइक इनको देगा। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पंजाबी की हिंदी? अच्छा चलो, दिल्ली में सबको पंजाबी आती है, आप बोलो। अच्छा चलो, गल इस तरह मेरी चंगी तरह सुनो। पहले दिन तो ही इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान की किसानी ना खड़ी। कोई कम जेड़ा मोदी साहब ने नजायज़ किया ते भगवंत मान ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੀ ਆਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਦੈਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ